लास्ट टाइम हमने देखा था कि एमसी बॉस होंक के फ्यूनरल में आ गया है, पर तभी वहां पर बहुत सारे वर्ल्ड ग्रुप के लोग आके उसे रोक देते हैं। अबे ये वही है ना जिसने बॉस को मारा? तो ये चूतिया यहां पर क्या कर रहा है? क्या इसे पता भी है कि ये कहां पर है? उन्हें ऐसा कुछ बोलते देख चार्लोटे एमसी से पूछती है, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या इतने सारे लोगों को देखकर तुम्हें नर्वस फील हो रहा है? पर तभी एमसी बोलता है, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम भूल गई क्या तुमने प्रॉमिस किया था कि यहां पर कोई मुझे कुछ नहीं करेगा? पर उतने में वहां पर एक बहुत बड़ा इंसान आता है। तो तू वही है जैसे हम सब ढूंढ रहे थे? पर तू इस चार्लोट के साथ क्या कर रहा है? वो इंसान वर्ल्ड ग्रुप का डेपुटी है। उसका नाम किम मीन है। तभी वो एम्स के पास आके बोलता है, क्या तू स्टार्ट से इसी के लिए काम करता था? इसका मतलब इतने टाइम से तू बॉस होंगे के सामने एक्टिंग कर रहा था। कितना घटिया इंसान है तू। पर वो इंसान आगे कुछ और बोले इससे पहले चोई उसके फेस पकड़कर पीछे फेंक देता है। मेरे जूनियर्स के लिए मुझे माफ करना। उन्हें क्या पता मैनेजर होंगी को हराना कोई छोटी बात थोड़ी है। वैसे मेरा नाम चोई झुंग में वर्ल्ड ग्रुप का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हें जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो यहां पर मिलेगी। पर उतने में वहां पर और एक इंसान आता है। ओए डायरेक्टर, यहां पर क्या चल रहा है? तुम ऐसे ही अकेले ही मजे नहीं ले सकते। उस इंसान का नाम है चा जय चूल और वो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज का प्रेसिडेंट है। और तभी उसके साइड वाला इंसान बोलता है, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं इस मारू को मारता हूं तो इसका मतलब मैं उस होंग से ज्यादा ताकतवर हुआ ना? उस इंसान का नाम है मा तैवुंग है और वो वाइस प्रेसिडेंट है। पर उतने में चोई बोलता है, तुम सब इसे कुछ नहीं करोगे, वो मेरा शिकार है। उन्हें आपस में लड़ता देख एमसी अपना वेपन निकाल ही रहा था, पर उतने में चार्लोटे उसके आगे आके बोलती है, तुम सब वर्ल्ड ग्रुप वालों, तुम्हें क्या लगता है यहां इस जगह पर मारू को मार के तुम्हें क्या हासिल होगा? उसकी बातें सुनकर एक एम्प्लॉई बोलता है, अबे चार्लोटे, तू ये क्या बोल रही है? तुझे पता है ना उसने होंग को मारा है। तभी चार्लोटे बोलती है, तो तुम सबको मैनेजर होंग के डेथ का बदला लेना है। पर अगर तुम सब मिलकर मारू को मारते हो तो तुम्हें नहीं लगता इससे वर्ल्ड ग्रुप का ही नाम खराब होगा? मारू ने अकेले ही मैनेजर होंग से फाइट के और उसे खत्म कर दिया। पर तुम सबको देखकर लगता है तुम सब मारू से अकेले फाइट करने से डरते हो। चार्लोटे की बातें सुनकर उन सबको बहुत गुस्सा आता है। अबे चूतिया लड़की, तुझे फाइट के बारे में पता ही क्या है? पर उतने में चार्लोटे फिर से बोलती है, मेरे एक बात ध्यान से सुन लो, तुम मारू अब से मेरा एम्प्लॉई है और अगर कोई उसे मारता है तो मैं शांत नहीं बैठूंगी और अगर उसे कुछ हुआ तो तुम सब लड़ाई के लिए तैयार रहना। उसकी ये बात सुनकर उन तीनों को बहुत गुस्सा आता है और यहां तक कि उसकी वार्निंग सुनकर एमसी भी शॉक हो जाता है। पर तभी वहां पर चेयरमैन शिम आ जाती है। अरे तुम बिल्कुल आपने फादर के जैसे ही बोलती हो। तुम्हें देखकर उस ओल्ड इंसान की याद आ गई मुझे। उतने में वो एमसी पास आती है, तो तुम हो जिसने मैनेजर होंग को मारा? फिर कुछ देर तक चेयरमैन शिम एमसी को ऐसे ही देखती रहती है। तो ठीक है, हम फिर से जरूर मिलेंगे। और बस इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। तभी एमसी चार्लोट से पूछता है, वो लेडी कौन थी? चार्लोटे उसे बताती है, वही है वर्ल्ड ग्रुप की चेयरमैन जो तुम्हारे पीछे पड़ी है। और फिर एमसी भी चार्लोटे के साथ फ्यूनरल हॉल की तरफ चला जाता है। जब वो दोनों फ्यूनरल हॉल में पहुंचते हैं तो वहां पर भी बहुत सारे लोग होते हैं, पर वो सब एमसी को कुछ नहीं करते। और फिर एमसी बॉस होंग के फोटो के पास जाके सोचता है, यहां पर मेन बॉस होंग से माफी मांगने नहीं आया। उन्होंने जो मेरे फेन एमिली के साथ किया है उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। पर मुझे अभी भी एक बात समझ नहीं आ रही, जब मैं उन्हें मारने वाला था तब उन्हें क्यों कुछ नहीं किया? और मरते मरते उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ क्यों कहा? क्या वो लास्ट शब्द मेरे लिए थे या वो किसी और के लिए उन्होंने रखे थे? इतना सब सोचते सोचते एमसी बॉस होंग को ग्रिड करता है और वो फिर से सोचता है,
अभी मेरा पास बहुत टाइम है, तो मैं ढूंढ कर रहूंगा कि बॉस होंग ने वो सब क्यों किया। क्या वो बस ऑर्डर फॉलो कर रहे था या इस सब के पीछे उनका कोई और मोटिव था। उतने में चार्लोटे बोलती है, मारू अब से तुम मेरी ब्लेड हो और जैसा हमने प्रॉमिस किया था मैं तुम्हारे फैमिली को वर्ल्ड ग्रुप से सेफ रखूंगी। और फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। तभी दूर से उन्हें चोई देख रहा होता है। मारू और शिम यंग, लगता है अब जरूर कुछ बड़ा होने वाला है, देखते हैं अब क्या क्या होगा। उतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें चार्लोटे ग्रुप का होटल दिखता है जिसमें हर कोई चार्लोटे को ग्रीट कर रहा है। उतने में एक वर्कर बताता है कि मारू ने जो तिजोरी लाई है वो उनसे ओपन नहीं हो रही है और जो लोग उस पर काम कर रहे हैं उन्हें देखकर लगता नहीं कि वो उसे ओपन कर पाएंगे। ये सब सुनकर चार्लोटे थोड़ी टेंशन में आती है। अरे यार, वो 3 लोग जो मारू के साथ थे, ठीक है, जो भी हो उन सबको तुम हैंडल कर लेना और जल्दी से जल्दी उस तिजोरी को ओपन करना। पर उतने में वो इंसान फिर से बोलता है, प्रेसिडेंट, और एक प्रॉब्लम है। वो जो लड़की मारू सर के साथ थी उसने हमारे होटल का पूरा खाना खत्म कर दिया और अब वो गेस्ट का भी खाना खा रही है। पर चार्लोटे योंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहां से निकल जाती है। तभी एक रूम के बाहर कुछ लोग चार्लोटे को फिर से ग्रीट करते हैं और फिर चार्लोटे उस रूम में चली जाती है। उस रूम में मारू और उसकी पूरी फैमिली है और वो चार्लोटे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उन तीनों को देखकर चार्लोटे भी खुश हो जाती है। हेलो मारू, तुम कैसे हो? पर मारू कुछ बोले इससे पहले उसकी सिस्टर चार्लोटे के पास जाती है। देखो ना सिस्टर, मेरा भाई मुझे कुछ बता ही नहीं रहा है कि हम यहाँ पर क्यों हैं और हमारे घर के साथ क्या हुआ। मारू के सिस्टर की बात सुनकर चार्लोटे एमसी की तरफ देखकर सोचती है, वो इन्हें कैसे बता सकता है कि वो किस हालातों से गुजर रहा है। उतने में चार्लोटे उसके सिस्टर को बताती है, तुम्हारा भाई मारू है ना, उसे तुम्हारी और तुम्हारे मदर की बहुत टेंशन है, इसलिए वो तुम्हें सेफ रखने के लिए मेरे पास लाया है, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी एमसी की सिस्टर आगे कुछ और पूछने ही वाली थी कि उतने में एमसी की मदर बोलती है, हमें यहां पर रहने देने के लिए थैंक यू, अगर तुम ना होती तो हम कहां जाते। पर तभी चार्लोटे एमसी के मदर के पास आके बोलती है, अरे आप मुझे क्यों थैंक यू बोल रही है, उल्टा मुझे आपके बेटे को थैंक यू बोलना चाहिए। पर उतने में वहां पर एक वर्कर आके बोलता है, प्रेसिडेंट, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, आपका भाई वाइस चेयरमैन शिम ग्यू यहां पर आ गया है। आपने भाई का नाम सुनते ही चार्लोटे शॉक हो जाती है। पर उतने में सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें पुलिस स्टेशन दिखत है। वहां पर डिटेक्टिव सब डॉट एक साथ करके सोच रहा होता है, तो वर्ल्ड ग्रुप का मैनेजर होंगे अब नहीं रहा और वही हमारे ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट में 7 से टॉप पर था। उसी ने ही जापान में ड्रग स्कैंडल किया और उसी टाइम यहां पर कोरिया में एक लेडी जो ड्रग ओवरडोसी के चलते हॉस्पिटल में आई थी वो भी गायब हो गई। और फिर दूसरे साइड वो चोई जो उसी हॉस्पिटल में किसी को ढूंढ रहा था। क्या इस सब के पीछे इस मारू का हाथ हो सकता है, या फिर ये भी बस एक विक्टिम है? पर जैसा मैंने सुना है उसने हॉन्ग का फ्यूनरल अटेंड किया है, तो ये सब चल क्या रहा है। पर उतने में उस ऑफिस में डिटेक्टिव का जूनियर आता है। सर, हमें और एक बात पता चली है, हमें जो फोटो मिला था उसमें मारू के साथ जो लेडी है वो कोई और नहीं, चार्लोटे ग्रुप की प्रेसिडेंट शिम यंग है। उसका नाम सुनते ही डिटेक्टिव बहुत शॉक हो जाता है। तो वो लड़की चार्लोटे है। पर तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें चार्लोटे दिखती है। वाइस चेयरमैन, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? उतने में हमें उसका भाई दिखता है जो एक लड़की के साथ खेलते खेलते बोलता है, सिस्टर तुम आ भी गई, तो वहां पर बस खड़ी क्यों हो, मेरे पास आके थोड़ी ड्रिंक विंक लो। अरे यार सिस्टर, तुम्हें तो मूड भी बनाना नहीं आता। उसकी बात सुनकर मारू को बहुत गुस्सा आता है। क्या मैं इसे मार दूं? पर चार्लोटे उसे ऐसा कुछ करने से मना करती है और साइड में पड़ी एक ड्रिंक उठाती है। अरे वाइस चेयरमैन तो बस ड्रिंक करना चाहता है तो ठीक है, मैं उसे थोड़ी ड्रिंक पिला देती हूं। इतना बोलकर चार्लोटे ड्रिंक उसके भाई के ऊपर ही गिरा देती है।
तो कैसा लगा इस ड्रिंक का टेस्ट चूतिया? तभी चारलोटे उसके साइड में देखते हैं जहां पर चोई बैठा है। तो अब तुम्हारे फैमिली मैटर में भी हाथ डालने लगे? पर उतने में चोई बोलता है, मैंने कहां पर कुछ किया है? तभी चारलोटे भी उस पर ध्यान नहीं देती और आपने भाई के तरफ देखकर बोलती है, मेरे छोटे भाई तुम्हें पता ही है ना, ये कंपनी फादर मुझे मतलब तुम्हारे बड़े सिस्टर को देने वाले हैं, पर देखो तो यहां पर तुम फादर के आर्डर के खिलाफ बगावत करने के लिए हमारे दुश्मन के साथ आए हो। अब क्या तुम्हें इतना भी दिमाग नहीं रहा कि तुम किसी का भी साथ देने लगे? पर चारलोटे की बात सुनकर भी कुछ देर तक उसका भाई कुछ नहीं बोलता। सिस्टर, तुम्हें पता है तुमने जो ड्रिंक मुझ पर डाली वो बहुत ही अच्छी थी। शायद तुम्हारे हाथों में ही कुछ जादू है, पर मैं इतनी अच्छी ड्रिंक अकेले ही नहीं पी सकता। और उतने में चारलोटे का भाई उसके साइड में बैठी लड़की को पकड़ के उसके मुंह में जबरदस्ती ड्रिंक डालने लगता है। पागल लड़की, तुझे समझता नहीं, इस दुनिया में कोई भी हो उसे मेरी वाइस प्रेसिडेंट की बात माननी ही पड़ेगी। तुम सबको क्या लगा मैं कोई चूतिया हूं? और फिर चारलोटे का भाई वो ड्रिंक चारलोटे पर फेंकता है, पर वो ड्रिंक ठीक चारलोटे के साइड से गुजरती है। पर तभी उसका भाई उसके पास आके बोलता है, देख, मुझे पता है हमारे चूतिया फादर ने ये कंपनी तेरे नाम करने का सोचा है, पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो अभी से खुद को चेयरमैन मत समझ। उसकी बातें सुनकर चारलोटे बोलती है, अबे चूतिया, तू चाहे जो कर ले, पर एक बात याद रखना, अगर तूने कुछ गलत किया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। उन दोनों भाई सिस्टर में लड़ाई चल ही रही थी कि उतने में उन्हें देखकर चोई हंसने लगता है। सच में यार, तुम दोनों को ऐसे फाइट करते देख मुझे बहुत मजा आ रहा है। उतने में उसे देखकर चारलोटे बोलती है, ओए चेयरमैन शिम के डॉग, तुझे नहीं लगता तुझे इस सब से बाहर ही रहना चाहिए? चारलोटे की बात सुनकर चोई को बहुत गुस्सा आता है। ओए लड़की, तुझे नहीं लगता तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है? इतना बोलकर चोई चारलोटे पर अटैक कर ही रहा था कि तभी एमसी उन दोनों के बीच आके उसे रोक लेता है। ओए चोई चूतिया, यहां से चला जा इससे पहले कि मैं तुझे मार दूं। पर मारू को देखकर चोई खुश हो जाता है और सोचता है, अरे मैं तो कब से इसी का इंतजार कर रहा था। और फिर चोई एमसी पर अटैक करता है, पर एमसी उसका अटैक जैसे तैसे ब्लॉक करता है। फिर भी उसके हाथ पर थोड़ी सी चोट लगती है, पर चोई वहीं पर नहीं रुकता और वो फिर से एमसी पर अटैक करता है। पर इस बार एमसी भी रेडी होता है और वो भी उस पर अटैक करता है। तभी दूसरे साइड एमसी और चोई को फाइट करता देख सब कस्टमर वहां से जाने लगते हैं। उन सब से चारलोटे माफी मांगती है और वो दोनों के तरफ देखकर सोचती है, सीनियर मैनेजर चोई, अब तक वो बस होंगसे की परछाई था, पर फिर भी वो बहुत ताकतवर इंसान है। क्या ऐसे किसी को मारू सच में हैंडल कर पाएगा? उतने में एमसी चोई पर ब्लेड से अटैक करता है, पर उन अटैक से चोई को कुछ नहीं होता। बच्चे, मुझे मारने के लिए तुझे इससे कुछ ज्यादा करना पड़ेगा। तभी एमसी साइड में पड़ी एक बोतल उठाकर बाइक की स्किल यूज करता है, पर चोई उसकी बोतल अपने हाथों से तोड़ देता है। अरे यार, तू सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, तुझे और क्या क्या आता है। पर उतने में एमसी यांग की तकनीक यूज करके चोई पर अटैक करता है। एमसी को इतनी सारी तकनीक कॉपी करता देख चोई शॉक हो जाता है, पर वो अभी भी एमसी के सारे अटैक आराम से डोज कर रहा है। तभी चोई एमसी पर अटैक करता है। उसके अटैक से एमसी थोड़ा पीछे हट जाता है। उतने में चोई बोलता है, बस उस होंग ने तुझे इतना ही सिखाया है? क्या तुझे और कुछ नहीं आता? एक बात बता, इन स्किल के साथ तूने उस होंग को मारा भी कैसे चूतिया? पर एमसी चोई की बातों पर ध्यान नहीं देता और उसके तरफ एक टेबल फेंक कर अटैक करता है। एमसी को कुछ टाइम के लिए लगता है कि वो इस फाइट को जीत सकता है, पर तभी चोई उस टेबल को तोड़ देता है। अबे मुझे लगा था तू कुछ अगल करने वाला है, पर तुझे तो बस कुछ चूतिया जैसे अटैक ही आते हैं। और फिर चोई एमसी पर अपना स्पेशल अटैक करता है। उस अटैक से एमसी नीचे बैठ जाता है। उतने में उसे देखकर चोई बोलता है,
सच बताना हो को तूने नहीं मारा, उल्टा उसने तुझे खुद को मारने दिया है ना, ऐसा ही हुआ था ना। और इस सब को देखकर लगता है होंग सच में तुझे अपना बीटा मानता था। पर तभी एमसी चोई की बातें सुनकर उस पर फिर से अटैक करता है। पर चोई पूरे तरीके से रेडी है और तभी वो अपना स्पेशल अटैक करता है, जिससे एमसी पूरे तरीके से घूम जाता है और उसके बॉडी से खून निकलने लगता है। देख चूतिया, इसे कहते हैं अटैक। तो कैसा लग रहा है? सच बोलूं तो तुझे देखकर मुझे समझ नहीं रहा कि उस चूतिया होंग ने तुझ में ऐसा क्या देखा। तभी उसकी बातें सुनकर एमसी बोलता है, अबे तुझे सच में मुझ में बहुत इंटरेस्ट है, पर मैंने भी तेरे उस आंख के बारे में सुना है चूतिया। अपनी आंख के बारे सुनकर चोई को बहुत गुस्सा आता है और वो फिर से एमसी को मारने लगता है। एमसी जैसे तैसे उसके अटैक ब्लॉक करता है, पर उतने में वो सोचने लगता है, इस इंसान के तुलना में मेरी स्किल पावर सब कम है, पर मैंने खुद से वादा किया था कि मैं मेरे मदर और सिस्टर को प्रोटेक्ट करूंगा, फिर चाहे मेरे खिलाफ कितने भी लोग हो। पर क्या मैं सच ऐसे उन्हें बचा सकता हूं? तभी प्रेजेंट में चोई अपना फाइनल अटैक कर ही रहा था कि उतने में वहां पर एक इंसान आ जाता है। उसे देखकर चोई शांत हो जाता है। आजकल मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही मिल रहा हूं, डिटेक्टिव। तभी चोई पर बंदूक तान कर डिटेक्टिव बोलता है, मुझे भी ऐसा कुछ लग रहा था, पर तुझे पता है ना, अगर तू पुलिस के सामने किसी इंसान को मारता है तो मुझे भी तुझे मारने पड़ेगा। पर दूसरे साइड डिटेक्टिव की बात सुनकर चोई सरेंडर करता है। डिटेक्टिव में कहां पर किसी को मार रहा था, मैं तो बस मेरे जूनियर को कुछ ट्रिक्स सिखा रहा था। तभी डिटेक्टिव अपनी बंदूक अनदर रखकर बोलता है, चोई, तुम्हें देखकर लगता है अब तुम्हारी उम्र हो गई है, क्योंकि एक छोटे बच्चे ने तुम्हें घायल कर दिया। आपने आप को घायल देखकर चोई भी शॉक हो जाता है। ये क्या, उसने ये कब किया? और ये तो मेरी स्किल है, क्या उसने बस इसे एक बार देखकर कॉपी कर लिया? अब मैं समझा होंग को ये लड़का इतना क्यों पसंद था। उतने में हमें एमसी दिखता है जिसकी हालत बहुत खराब है और कुछ पुलिस वाले उसे हथकड़ी पहनाकर आपने साथ ले जा रहे हैं। तभी चार्लोटे एमसी के पास आती है। मिस्टर मारू, टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें जल्दी ही बाहर लाऊंगी। अब मारू को भी चार्लोटे पर भरोसा होने लगा है। थैंक यू, प्लीज मेरे मदर और सिस्टर का ध्यान रखना। पर तभी मारू की बात सुनकर छोई बोलता है, अबे बच्चे, अभी भी तू तेरे फैमिली के बारे में सोच रहा है? इसका मतलब अभी भी तुझे बहुत टाइम है होंगे जैसा बनने में। पर क्या हो, अगर मैं तेरे फैमिली और इस चार्लोटे को खत्म कर दूं तो क्या तब तू होंग जैसा बन जाएगा? चोई की बात सुनकर एमसी को बहुत गुस्सा आता है। अबे अंधे, मैं तुझसे वादा करता हूं कि तुझे मैं ही खत्म करूंगा। इतना बोलने के बाद एमसी को पुलिस अपने साथ ले जाती है। उतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें एमसी के 3 चमचे दिखते हैं जो कि बहुत डरे हुए हैं। डायरेक्टर, हमने सुना मारू को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पर तभी चार्लोटे बोलती है, हाँ, मारू को पुलिस ले गई, पर उन्होंने डायरेक्टर चोई को कुछ नहीं किया। उसकी बात सुनकर वो तीनों शॉक हो जाते हैं। तो अब हम मारू को बचाने वाले नहीं हैं? क्या हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? उनकी बातें सुनकर भी यांग अपना खाना खाना बंद नहीं करती। उतने में वो तीनों फिर से बोलते हैं, सिस्टर, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कुछ करना चाहिए? अगर आज वो ना होता तो हमारा क्या होता? उनकी बातें सुनकर यांग को बहुत गुस्सा आता है। आज उसी के वजह से हमारी ये हालत है। अगर वो बॉस होंग को ना मारता तो हम सबको कुछ होता ही नहीं। तभी वो तीनों फिर से बोलते, तो आपको नहीं लगता अब हमें मारू को बचाने की और जरूरत है? और क्या तुम भूल गई, तुम जो खाना खा रही हो वो सब भी तुम्हें मारू के वजह से मिल रहा है। उनकी बात सुनते ही यांग चार्लोटे के पास जाती है। क्या वो तीनों सच बोल रहे हैं? अगर मारू ना होता तो मैं ये खाना नहीं खा पाती। उतने में चार्लोटे बोलती है, वो तीनों सच बोल रहे हैं। मुझे लगा तुम सब मारू के साथ हो, इसीलिए मैं तुम्हारा ख्याल रख रही थी। ये सब सुनने के बाद यांग वहां से जाने लगती है। ठीक है, मैं उस चूतिया मारू को वापस लाऊंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक रूम में डिटेक्टिव और एमसी दिख रहे हैं। उतने में मारू सोचता है,
चार्लोटे ने मुझसे वादा तो किया है कि वो मुझे यहां से निकालेगी, पर उसे इस सब के लिए कितना टाइम लगेगा ये मुझे भी पता नहीं है, और उस टाइम में वो चोई जरूर कुछ ना कुछ करेगा। तभी डिटेक्टिव एमसी को देखकर बोलता है, तुम बहुत बदल गए हो। लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें देखा था तब तुम बहुत अच्छे इंसान थे, पर अब देखो तुम्हें, तुम हमारे सस्पेक्ट हो ड्रग्स केस में। पहले हमें लगा था कि ये सब वर्ल्ड ग्रुप वालों का काम है, पर फिर हमें तुम्हारे घर पर उनके कुछ लोग मरे पड़े मिले, और फिर तुम्हारा बॉस होंग, उसे भी किसने मार दिया। तो ये सब चल क्या रहा है, और वर्ल्ड ग्रुप का तुम्हारे साथ क्या रिलेशन है। पर मारू उस डिटेक्टिव को कुछ नहीं बताता, और वो बस वहां पर चुपचाप बैठा है। उतने में वहां पर खाना लेके एक और ऑफिसर आता है। डिटेक्टिव, ये क्या तुमने इसे अभी तक कुछ खाने के लिए नहीं दिया? ऐसे तो ये कुछ बताने से पहले ही मर जाएगा। तुम्हें पता है ना, इंसानों को जिंदा रहने के लिए खाना खाने की जरूरत होती है। तभी डिटेक्टिव बोलता है, क्या तुम यहां पर मुझे खाने के बारे में बताने आए हो? उतने में वो ऑफिसर डिटेक्टिव के पास आके धीरे से बोलता है, तुम्हें समझ नहीं रहा? अगर हम उसे अच्छे से बात करेंगे तो शायद वो हमें कुछ बता देगा। और वैसे भी तुम्हें पता है ना, हमारे पास जो सबूत है वो अभी भी इतने ठोस नहीं है कि हम मारू को कुछ कर सकते हैं। उस ऑफिसर की बात सुनकर डिटेक्टिव एमसी को खाना दे देता है, और फिर डिटेक्टिव वहां से जाने लगता है। ठीक है, फिर मैं कुछ टाइम में फिर से आता हूं, तब तक तुम मारू पर नजर रखना। डिटेक्टिव के जाते ही वो ऑफिसर एमसी से बातें करने लगता है। मारू, डरो मत और आराम से खाना खा लो। देखो तो मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा खाना लाया है, जल्दी से इसे खा लो, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वर्ल्ड ग्रुप की चेयरमैन दिखती है। कितने चूतिया लोगों को मैंने मेरे कंपनी में जॉब पर रखा है। एक इंसान को मैंने उस मारू को लाने भेजा था, पर उसने वहां जाके मारू से पब्लिक फाइट स्टार्ट कर दी। और फिर दूसरे साइड ये इंसान जो खुद को वाइस प्रेसिडेंट बोलता है पर काम कुछ नहीं करता, और बस कुछ लड़कियों के साथ खेलता रहता है। तुम दोनों चुतियों को मेरे हाथों से मरना है क्या? तुम दोनों के एक्शंस के वजह से न्यूज वाले मेरे मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें लगता है मैं मेरे जूनियर्स को हैंडल नहीं कर सकती, तो मैं कंपनी क्या चलाऊंगी। और एक बात सीनियर डायरेक्टर चोई, तुम्हें मेरे लिए कुछ और काम करने हैं तो तुम ज्यादा इमोशनल होकर उस मार को कुछ मत करना, समझ गए ना तुम? उतने में सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखता है कि जो ऑफिसर एमसी के लिए खाना लाया था, अब वो एमसी को मार रहा है। उस ऑफिसर को ऐसा करता देख एमसी समझ जाता है कि वो भी वर्ल्ड ग्रुप वालों के साथ है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।